नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई समझौतों के आदान प्रदान की संभावना। शाम को राष्ट्रपति से मिलेंगे स्टब। आज से 11वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। वैश्विक नेता समकालीन चुनौतियों पर करेंगे मंथन। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को होगी पोलिंग। इसी दिन घोषित किए जाएंगे नतीजे। ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका नेवी द्वारा भारतीय पोर्ट्स के इस्तेमाल की खबरों को भारत ने बताया फर्जी। कहा, इन दावों में नहीं है कोई सच्चाई। अमेरिका ने श्रीलंका तट के पास ईरानी वॉरशिप को डुबोने का किया दावा। जहाज पर लगभग 180 लोग थे सवार। 101 बताए जा रहे हैं लापता। और टी20 विश्व कप में आज भारत इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। कल दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर शान से फाइनल में दाखिल हुई न्यूजीलैंड। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों के आदान प्रदान की संभावना है। शाम को राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। स्टब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में आज 11वें रायसीना डायलॉग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन वैश्विक कूटनीति, रणनीतिक मामलों और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर मंथन का प्रमुख मंच बन चुका है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस डायलॉग में दुनिया के कई देशों के मंत्री, नीति निर्माता, सैन्य अधिकारी, थिंक टैंक विशेषज्ञ और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ की भूमिका जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। रायसीना डायलॉग को भारत की कूटनीतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। ये मंच भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपनी दृष्टि रखने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने का अवसर देता है। पिछले कुछ वर्षों में ये सम्मेलन एशिया का प्रमुख जियोपॉलिटिकल संवाद बनकर उभरा है, जहां नीतिगत दिशा तय करने से अहम विमर्श होते हैं। 11वें संस्करण के जरिए भारत एक बार फिर ये संदेश दे रहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में संवाद और सहयोग ही स्थिरता और शांति का आधार है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच कल यानी शुक्रवार को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च तय की गई है। 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इन 37 सीटों में छत्तीसगढ़ की 2 सीटें भी शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने एक विशाल गठबंधन तैयार किया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इस समझौते के मुताबिक कांग्रेस तमिलनाडु में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आगामी राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए भी 1 सीट आरक्षित की गई है। और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। इस बारे में बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आखिरी फैसला लेंगे। वहीं विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव हों और पार्टी की एक्टिविटी में हिस्सा लें। और ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका नेवी द्वारा भारतीय पोर्ट्स के इस्तेमाल की खबरों को भारत ने फर्जी बताया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फैक्ट चेक हैंडल ने इन खबरों को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी समाचार चैनल OAN के उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि भारतीय बंदरगाहों का उपयोग अमेरिकी नौसेना कर रही है। कहा गया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हम आपको ऐसे आधारहीन और मनगढ़ंत दावों से सावधान करते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि श्रीलंका तट के पास उसने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए एक टॉरपेडो ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। हेग्सेथ ने पेंटागन में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंगलवार रात ईरानी युद्धपोत पर किया गया ये हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन पर इस प्रकार का पहला हमला था। इस जहाज पर लगभग 180 लोग सवार थे, जिनमें से 101 लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका ने बताया कि जहाज से कॉल मिलने पर मदद भेजी गई थी और कई लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के सैन्य अड्डों पर सैकड़ों मिसाइलें और 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं। अधिकांश हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ रिहायशी इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान के पास कितने समय तक युद्ध में डटे रहने की क्षमता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान हर महीने करीब 10,000 ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसकी मिसाइलों का वास्तविक भंडार कितना बचा है, ये स्पष्ट नहीं है। लगातार हमलों और पूर्व संघर्षों के कारण मिसाइल लॉन्चर और स्टॉक में कमी की आशंका जताई जा रही है। इसके बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि ईरान ड्रोन हमलों को लंबे समय तक जारी रखने में सक्षम हो सकता है। नेपाल में आज प्रतिनिधि सभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नतीजे वोटों की गिनती शुरू होने के 24 घंटे के भीतर आ जाएंगे। कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें, पूरे देश में 165 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 10,967 मतदान केंद्र और 23,112 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें करीब 96 लाख पुरुष, 12 लाख महिलाएं मतदाता शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाको चौबंद रखने के लिए नेपाल सेना, चुनाव पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच विभाग के जवानों को तैनात किया गया है। सभी मतदान केंद्रों को महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाया गया है। दूरदराज के 61 पहाड़ी क्षेत्रों से मतपेटियां लाने के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग की माने तो मतदान खत्म होते ही मतपेटियों को मतगणना केंद्रों पर लाया जाएगा और तुरंत गिनती शुरू हो जाएगी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत कुल 65 राजनीतिक दल मैदान में हैं, जिनमें 3,406 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत 3,135 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में शामिल हैं। डायरेक्ट सिस्टम से 165 सीटों पर और पीआर सिस्टम से 110 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पीआर सिस्टम के लिए वोटों की गिनती प्रत्यक्ष प्रणाली के नतीजों के तुरंत बाद शुरू की जाएगी।
और खेल की खबरों में T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भिड़ेंगी। इससे पहले 2022 और 2024 में आमने सामने थी। भारत छठी बार T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। वहीं इंग्लैंड भी 5वीं बार सेमीफाइनल खेल रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 17 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 3 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड को 2 मुकाबलों में सफलता मिली है। भारतीय टीम अब तक सिर्फ एक मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाकर सेमीफाइनल तक पहुंची है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम सेमीफाइनल में सुपर 8 के तीनों मैच जीत कर आई है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।